हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके स्वागत के साथ फिर से हम इस वीडियो में ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेफ्रैक्शन के बारे में बताया, अपवर्तन के बारे में बताया, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या हैं और स्नेल के नियम की हमने विधिवत व्याख्या भी करके बताई। अब आज उसके आगे हम लोग जहां आप लोग देख रहे हैं, जो टॉपिक मैंने लिख रखा है, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले उस टॉपिक को हम जोड़ते हैं जो हम लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहे थे, आज के टॉपिक से जोड़ता हूं। तो थोड़ा सा उसको हम जोड़ते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो या तो अभिलंब के नजदीक आ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दोनों ही घटनाएं हमने देखी थी। यहां पर हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब हमको ये भी पता था कि जब दूसरा माध्यम सघन होगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी किरण, दूसरा माध्यम विरल होगा तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब इसमें हमने जो स्नेल का नियम देखा वो हमको बताता था साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट होता है जिसको प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहाँ एक चीज हमको और विशेष जो प्रकाश किरणों का गुण उसको हमने देखना है कि मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी आपतित किरण है प्रथम माध्यम में और उसके बाद यहाँ पर ये अपवर्तित किरण है जो हमारी इधर की ओर जा रही है। ये हम इसको P, ये O बिंदु है आपतन बिंदु, और इधर Q मान लेते हैं। अब यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, 1n2 कहलाएगी। लेकिन प्रकाश किरणों का जो एक विशेष गुण है, मान लीजिए प्रकाश की किरण इधर से आपतित होती है, इधर जाती है अपवर्तित होकर के, अगर रिवर्स किया जाए, प्रकाश की किरण इधर से इधर को आपतित हो तो वो वापस इधर से इधर यहां पर निकलेगी, अर्थात पहले वाली आपतित किरण बन जाएगी अपवर्तित किरण, और जो पहले की अगर जो अपवर्तित किरण थी वो आपतित किरण बन गई। कहने का मतलब ये प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिता का गुण है। फिर से सुनेंगे कि इधर से जब हमारी किरण आपतित होकर के इधर अपवर्तित हो गई, और अगर हम उल्टा कर दें, अपवर्तित किरण को आपतित बना दें, तो जो आपतित थी वो अपवर्तित बन जाती है। ऐसी स्थिति में जब द्वितीय माध्यम से प्रथम माध्यम में किरण आ रही होगी तो द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक हमको जो बताया जाएगा वो होगा साइन आर अपॉन साइन आई। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो R है, अब ये आपतन कोण बन गया है। किरण जब इधर से जा रही है तो ये आपतन कोण बन गया है और ये अपवर्तन कोण बन गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन ये है और दूसरा रिलेशन हमने तब बताया जब प्रकाश किरणें उत्क्रमणता का गुण प्रदर्शित कर रही हैं। तो अगर हम इन दोनों रिलेशंस को देखें तो आप देखेंगे कि 1n2 मल्टीप्लाइड बाई 2n1 अगर हम करते हैं तो यहां पर हमको मिलेगा साइन आई बाई साइन आर, और ये हो जाएगा साइन आर बाई साइन आई। इसका मतलब 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1 हमको मिलेगा। इससे अभी मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि 1n2 इक्वल टू 1 बाई 2n1, ये यहां से प्रूव भी होता है। अब एक चीज और, अगर इस तरीके के हमारे पास कई माध्यम, मान लीजिए ये हमारे पास पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तीसरा माध्यम है, और प्रकाश की किरणें एक के बाद एक माध्यमों पर आती जाए, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, दूसरे से तीसरे माध्यम में और तीसरे से फिर पहले माध्यम में आ जाए। इसको हम क्रमिक अपवर्तन कहते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, ये R1 है, और यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये हमारे पास अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरे से तीसरे माध्यम में जाने के लिए है वो R1 के बराबर ही होगा। यहाँ इसको हम कह सकते हैं R2 हो जाएगा, और फिर भी ये R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। तो ये जब क्रमिक अपवर्तन हो रहा है पहले से दूसरे माध्यम से, दूसरे से तीसरे माध्यम में, और फिर तीसरे से पहले माध्यम में, तो इन सब का जो अगर हम लगातार मल्टीप्लिकेशन करें, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक और तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये 1 के बराबर होगा। जैसे हमने 2 माध्यमों के लिए था वैसे हमने 3 माध्यमों के लिए भी ले लिया। अब इसको थोड़ा सा और आसानी से हम समझ सकते हैं कि अगर पहला माध्यम हमारा एयर हो,
जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करें, ए को हम एयर को ए से रिप्रेजेंट करें, वायु। दूसरा माध्यम हमारे पास हम ले लेते हैं, मान लीजिए जल हो, जिसको हम वाटर कहते हैं, वाटर को W से रिप्रेजेंट करें, ये जल है हमारा। और तीसरा माध्यम हमारा ग्लास हो, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कांच है। तो इस जो हमारा क्रमिक अपवर्तन का ये हमने फॉर्मूला लिखा है, इसके हिसाब से हो जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम हमने लिया A&W मान लीजिए ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लाइड यहाँ पर हमारे पास W के सापेक्ष G यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG, और फिर लास्ट में कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इन सब का हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1 के बराबर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया प्रकाश कणों की उत्क्रमणीयता और क्रमिक अपवर्तन की बात। अब हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं, क्रांतिक कोण क्या होता है। हम लोगों ने ये जान लिया है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये माध्यम सघन है और ये दूसरा माध्यम विरल है। ये हमारे पास O बिंदु है, यहाँ पर एक किरण आपतित होती है, एक किरण मैं इधर आपतित कर रहा हूँ, ये किरण यहाँ आपतित होती है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, अर्थात ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। I छोटा होगा, R बड़ा होगा। अगर आप कल्पना करें कि हम इस आपतन कोण को बढ़ाते जाएं, अगर इस आपतन कोण का मान इसके बाद और बढ़ा दें, जो आपने जहां पर जितना देखा है उससे हम और बढ़ा दें, यानी कि अगर हम यहां कर दें तो हो सकता है किरण हमारी इधर निकलेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया। अगर हम बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी स्थिति पर पहुंचे जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाए कि यहां पर आपतन कोण जब इस तरीके से किरण आपतित हो तो अपवर्तित किरण इधर चली जाए, अर्थात ये हमारे पास क्या मिले हमको, 90 अंश का अपवर्तन कोण मिले। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो हमारा R है ये 90 डिग्री मिलने लगे। तो इस समय ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। अब आप ध्यान से देखें कि सघन माध्यम में एक ऐसा कोण आता है, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चले जाएं, कि विरल माध्यम में जो हमारा अपवर्तन कोण है उसका मान 90 अंश हो जाता है। देखिए यहाँ पर इधर से अपवर्तित किरण ये गई हुई है, तो हमारे पास ऐसी अवस्था में जो आपतन कोण है इसको हम विशेष नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं ये क्रांतिक कोण है, इसको हम क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं और इसको C से प्रदर्शित करते हैं। सघन माध्यम में क्रांतिक कोण की परिभाषा अगर हम कहना चाहें तो यहां से बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान विरल माध्यम में 90 अंश होता है, वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर अगर इसको हमने देखा कि C से प्रदर्शित करते हैं, तो अगर मान लीजिए हम विरल माध्यम को 1 से प्रदर्शित कर रहे हैं और सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें, तो हमारे पास 2n1 अगर हमको निकालना हो, 2n1 सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमको निकालना हो, तो हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक C हमारे पास हमने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक होगा sin C बाई sin 90। क्यों? क्योंकि यहाँ आपतन कोण हमारे पास कितना है, ये आपतन कोण ही क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, तो ये C हो जाएगा बाई sin 90 का मान 1 होता है, अर्थात 2n1 इक्वल टू sin C। हम ये कह सकते हैं सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक sin C के बराबर होगा। इसी को थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, इसको 1/1n2 लिख दें, तो हमारे पास ये sin C हो जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1n2 बराबर cosec C, यानी कि यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि विरल माध्यम के सापेक्ष जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक होगा वो cosec C के बराबर होगा, जो C यहाँ पर क्रांतिक कोण है। तो इस प्रकार से हमने क्रांतिक कोण के बारे में जाना। अब कल्पना करिए स्टूडेंट्स कि हमने अभी इस स्थिति के बारे में बताया है जब आपतन कोण को हम इस स्थिति पे ले जाकर के खड़े हुए हैं, जबकि अपवर्तन कोण 90 अंश हो गया है। अब अगर आप कल्पना करें कि अभी भी हम आपतन कोण को और बढ़ा दें, अर्थात जो स्थिति हमने यहाँ देखी है कि यहाँ तक तो अपवर्तित किरण पहुंच चुकी है, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम और बढ़ा देंगे तब क्या होगा। अगर अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो किरण
यहां तक जो पहुंच चुकी है अपवर्तित, वो वापस उसी माध्यम में आ जाती है। अर्थात कुछ इस तरीके से हमारी आपतित किरण होगी और उसके बाद जो हमारी अपवर्तित किरण होगी वो इधर हो जाएगी। और यही घटना क्या कहलाएगी? ये घटना कहलाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप देख रहे हैं कि हो तो ये अपवर्तन रहा है, लेकिन ये वास्तव में इतना बड़ा आपतन कोण हो जाने के कारण जब सघन से विरल में किरण गई तो वो वापस कहां पहुंच गई? सघन माध्यम में ही पहुंच जाती है। अर्थात सघन माध्यम में अगर हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दें, देखिए क्रांतिक कोण तक तो 90 अंश तक मिल गया था, अगर सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाए, ऐसी स्थिति में किरण जो अपवर्तित है वो वापस सघन माध्यम में पहुंच जाती है अपवर्तित होकर के, और यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी को कहते हैं जो आपने देखा। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना के कारण हमको तमाम सी दैनिक जीवन में हमको कुतूहल से दिखाई देते हैं, जिनको हम सोचते हैं ये क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर से मैं आपको बताऊं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को फिर समझ लीजिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम एक बार जल्दी से समअप करते हैं क्रांतिक कोण से और फिर हम आते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो क्रांतिक कोण कैसे बनता है? जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश मिल जाता है। अर्थात वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है वह क्रांतिक कोण कहलाता है। और अगर हम अब क्रांतिक कोण से भी ज्यादा बढ़ा दें आपतन कोण का मान, तो हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, क्योंकि जो हमारी आपतित किरण है वो वापस आ जाती है सघन माध्यम में ही। अर्थात सघन माध्यम में आपतन कोण का मान जब भी क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तो हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने में मिलेगी। इसके लिए दो आवश्यक शर्तें हो गई, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पहली शर्त हो गई कि हमारा अपवर्तन सघन से विरल में हो, पहली शर्त तो यही हो गई। और दूसरी हमारी जो शर्त है वो ये हो गई कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। I शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल C। I का मान, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब आपको इस घटना से संबंधित कुछ आपको उदाहरण मैं बताता हूं जो आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, और नहीं किया तो उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बीकर में हम पानी लें, एक बीकर में हम पानी ले लेते हैं, इसमें हम जल भर देते हैं और इसमें एक खाली परत नली, एक टेस्ट ट्यूब आपने देखा होगा केमिस्ट्री में यूज करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल्स के दौरान, वो खाली परत नली अगर हो और उस खाली परत नली को हम इसमें एक विशेष एंगल पर रखें, अगर यहाँ पर उसको एक कोण पर हम रखें, खाली परत नली हो, परत नली के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, परत नली खाली हो, तो अब आप देखेंगे कि ऊपर से जब हम देखते हैं तो परत नली का हिस्सा हमको बहुत चमकदार नजर आता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में चूंकि प्रकाश वापस सघन माध्यम में लौट जाता है, इस कारण जहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो बिंदु, वो स्थान बहुत चमकदार दिखाई देता है। इसी कारण से ये परत नली बहुत चमकदार दिखाई देती है। दूसरा उदाहरण, कहते हैं हीरा बहुत चमकता है। तो हीरा क्यों बहुत चमकता है? हीरा इस कारण से बहुत चमकता है क्योंकि हीरे पर जाने वाली प्रकाश की किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हैं, जिसके कारण से हीरा हमको बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। तीसरा एक और उदाहरण आपको बताऊं जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, जिसको हम रेगिस्तान में मृगमरीचिका भी कहते हैं। रेगिस्तान में अक्सर ये होता है जब यात्री रेगिस्तान में कहीं फंस जाते हैं तो दूर उनको देखने पर अगर कोई पेड़ होता है तो पेड़ के साथ साथ उसकी छाया भी उनको जमीन में नजर आती है, और तब दूर से ऐसा आभास होता है जैसे कि पेड़ की छाया जो है वो नीचे भरे हुए पानी में पड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे वहां जल है, जिसके कारण से पेड़ की छाया उस जल में बन रही है, जबकि ऐसा वास्तविकता नहीं होती है। वहां पर रेत के गर्म हो जाने के कारण वहां की जो वायु होती है उसके संपर्क में वो बहुत गर्म होकर के विरल हो जाती है, जिसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिसके कारण से हमको उस पेड़ की छाया हमको नीचे दिखाई देने लगती है और जिसको हम पानी में बनी हुई, जल में बनी हुई छाया समझ लेते हैं, और ऐसा आभास होता है कि वहां पर जल है।
इसी प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमको ठंडे प्रदेशों में भी दिखाई देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के ये कुछ उदाहरण हैं। और आजकल एक ऐसी युक्ति है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का जिसका बहुत उपयोग किया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रकाशिक तंतु बनाने में, जिसको फाइबर ऑप्टिक्स में किया जाता है। एक ऐसी युक्ति जिसमें प्रकाश के सिग्नलों को बिना ऊर्जा ह्रास के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, वो युक्ति कहलाती है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु के जरिए प्रकाश सिग्नलों को हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, ऊर्जा ह्रास इसमें नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, ये बहुत ही हमारे दैनिक जीवन में देखने में आती है और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से उपयोग भी कर रहे हैं। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं जल्दी से एक बार इस सबको अपने बात में रिमाइंड करता हूं, सबको समराइज करता हूं, ताकि जो भी हमने पढ़ा है वो इस वीडियो में समझ जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रकाश किरणें उत्क्रमणीयता का गुण दिखाती हैं। जब एक माध्यम में वो आपतित किरण हो और दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण हो, तो अगर हम मार्ग बदल दें, अपवर्तित किरण को आपतित बना दें, तो हमारी जो आपतित किरण थी वो अपवर्तित बन जाती है। और उस स्थिति में मैंने आपको बताया कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 1 के बराबर होता है। और इस तरीके की घटना अगर कई माध्यमों को लेकर की जाए, पहले दूसरे तीसरे और फिर पहले माध्यम में अगर प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो, तो जो क्रमागत माध्यम होते हैं उनमें एक के सापेक्ष दूसरे का जो अपवर्तनांक होता है, अगर हम क्रमागत रूप से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 के बराबर होता है। जिसका मैंने उदाहरण बताया कि वायु के सापेक्ष जल, जल के सापेक्ष कांच और कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का गुणनफल 1 के बराबर होगा। इसका हम बहुत उपयोग करते हैं न्यूमेरिकल्स में। फिर हमने क्रांतिक कोण बताया। क्रांतिक कोण क्या होता है? जब सघन माध्यम में हम आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती जाती है कि हमको अपवर्तन कोण का मान 90 अंश प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। यहां मैंने आपको दिखाया था C से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद क्रांतिक कोण के बाद भी अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ा दें तो फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमको देखने में आती है। और तब क्या होता है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाए तो आपतित किरण वापस लौट जाती है सघन माध्यम में। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, जिसको हमने देखा और जिसके कुछ उदाहरण मैंने आपसे शेयर किए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पहले से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए। और किसी का अगर हमारा लास्ट वीडियो मिस हुआ है तो उसको भी जरूर देखें, क्योंकि बिना रिफ्रेक्शन जाने हम इन सबको बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप ऑप्टिक्स को भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।